बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे पे अगर बात की जाए, एक तरफ वफाकी काबीना में नए अरकान को वजारतों के कलमदान सौंपे गए हैं, दूसरी तरफ अगर अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन का इत्तेहाद जो है वो किस हद तक मजबूत है। अगर कानूनी मंजरनामे की बात करें तो कानूनी मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ ये दिखाई देता था कि शायद केसेस का बर्डन रफ्ता रफ्ता कम हो जाए, लेकिन फिर ये भी दिखाई देता है कि तवील मुद्दती कोई मंसूबा है जिसके तहत ये बर्डन जो है ये कम नहीं होगा। एक तरफ अगर ज़मानतों के ऊपर रिहाई भी मिलती है तो दूसरी तरफ हुकूमत जो है अपनी मुद्दत में फिर चली जाती है वो कोर्ट के अंदर, और वो कहती है कि ज़मानतों के ख़िलाफ़ हम दरख्वास्तें दायर करने आए हैं। तो ये किस तरफ को मंजरनामा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब ने कोई नई डायरेक्शन अगर दी है तो वो क्या दी है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इमरान खान साहब के ज़ाती वकील फैसल चौधरी साहब ने। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल चौधरी साहब, सबसे पहले तो अगर बात की जाए 9 मई के जो मुल्ज़िमान थे उनकी ज़मानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं, क्या जवाज़ उनकी तरफ से पेश किया जा रहा है और आप लोगों की तरफ से क्या वहाँ पे मौक़िफ़ अपनाया जाएगा? देखिए, 9 मई का जो केस है उसमें जो बेल्स पहले भी हुई हैं उसमें कोई पहली बेल तो नहीं है यहाँ, और बेल जो कैंसलेशन है ये हमेशा बड़ा इसके 1% या 2% चांसेस होते हैं, क्योंकि बेल किसी की जो लिबर्टी है कर्टेल करना, स्पेशली जब वो कोई एविडेंस भी नहीं कर रहे हो, बेल कंसेशन को भी मिसयूज नहीं कर रहे, तो ये जो सारी बातें ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। तो बेल तो आप जो कैंसिल करने की ग्राउंड्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, उन बातों को सामने रख के ये करना पड़ता है। और इस चीज को जो है क्योंकि 9 मई में सर देखिए ना, अभी तक जो चलान आए हैं, जो केसेस हम लोग फेस कर रहे हैं, हमारे जो क्लाइंट्स फेस कर रहे हैं खान साहब समेत, या दूसरे जो पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं, उसमें भी एक सबसे बड़ी तो ये डायकॉटमी ये है, जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा उनके खिलाफ तो केसेस विड्रॉ कर लिए गए और चलानों में नाम होने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। जिन्होंने पीटीआई को नहीं छोड़ा वो 40-40 मुकदमे पूरे पंजाब में भुगत रहे हैं। तो ये एक तो ये पॉलिटिकल पिक एंड चूज है। दूसरा, जो 9 मई में ऑडियो वीडियो जो एविडेंस है वो फैब्रिकेटेड है, वो उसमें कोई इंडिपेंडेंट लोग नहीं है। आपने, अगर मैं पीटीआई से ताल्लुक रखता हूँ तो उनको आपने बीच में रख दिया है। अगर मैंने मुराद रास या अलीफ अब्बास या इस तरह के दूसरे लोगों की तरह मैंने पीटीआई छोड़ी है तो मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा। तो 9 मई में जो लोग अभी भी, जो हमारे 5 रहनुमा हैं, शाह महमूद हैं, यास्मीन राशिद है, एजाज साहब है, महमूद रशीद साहब, पीटीआई को से उन्होंने लतलकी का इजहार नहीं किया। तो इस वजह से 9 मई में जो बेल के सेक्शंस की मिसयूज भी नहीं है और एविडेंस भी कोई जो टेम्पर है उस होने का चांस नहीं है। तो मेरा जो जाती एक जो है बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट, मैं काफी हद तक ये श्योर हूँ कि ये केस जो है हुकूमत का ये बिल्कुल ही ऐसे ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जज साहब, आपको क्या नजर आ रहा है खान साहब की बेलों के हवाले से, क्योंकि आप बड़े इस पे टच रहे हैं और आप भी टच हैं, बहुत से वकालतनामों पे साइन होने के बावजूद बाहर नहीं आ रहे, कितनी देर तक ये मामला जारी रहेगा और इसके लिए क्या कोई आला फोरम जो है उससे इस्तेमाल किया जाएगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया जाएगा? राणा साहब, देखिए, गुजारिश ये है कि 26वें ऐनी तरमीम के बाद और कोर्ट जिस तरह से हुई है उसके बाद तो कोर्ट्स में भी लिमिटेशन है। जो मुकदमे है खान साहब के खिलाफ वो कानूनी मुकदमे तो है नहीं। अब अगर आप 100-150 मुकदमा डिस्पोज ऑफ कराते हैं तो इतना ही और बन जाता है। जो असल बात यह है कि सियासी मुहरकात है इस हर चीज के, और इसको जो तरीकेकार भी एक सियासी ही अपनाना पड़ेगा जिससे इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। और अभी तक जो है वो तरीकेकार या स्ट्रेटेजी जो है वो अभी नजर नहीं आ रही। जो पीटीआई की जो पार्टी है वो उसके पास कोई सॉलिड प्लान नजर नहीं आ रहा। खान साहब अंदर से बैठते हैं, वही नैरेटिव दे रहे हैं, वही लड़ रहे हैं, वही अपना खड़े हुए हैं, लेकिन जो एक मुसलसल काम होना चाहिए उनकी राही के लिए, देखिए ना, ये तो हमें भी पता है कि जिस तरह की रियासती जबर है, टेररिज्म, रियासती टेररिज्म है, जो अपना पीटीआई के साथ मुजालिम किए गए हैं, जो पीटीआई के वर्कर्स के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ, उनके पार्लियामेंटेरियंस, उनकी फैमिलीज के साथ, ये एक सब
सारी दुनिया को ये पता है, लेकिन मतलब ये है एट्रोसिटी से, इस क्वागमायर से हम कैसे बाहर निकलेंगे, वो जो चीज है उसके लिए जो मेरा जो पॉलिटिकल एक रास्ता है वो ये है कि आप अपोजिशन का अलायंस बनाएं, और अपोजिशन का अलायंस होगा, लोकल प्रेशर होगा। तो ये इस वक्त हुकूमत के ऊपर या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर राना साहब कोई प्रेशर नहीं है, इसीलिए वो पीटीआई की जो बात है उसको सीरियस नहीं ले रहे। और इमरान खान साहब अंदर हैं, इमरान खान साहब को पाबंदी लगा दी जाती है, किसी यही तरीके से रोक देते हैं, आप तरीके नबी करके रोक दी गई है। तो ये चीजें करके तो हुकूमत के पास, क्योंकि ये एक लीवरेज होता है, इंतजामी मामला को बेहतर तरीके से कर लेते हैं। कोर्ट्स को भी अंडर प्रेशर किया हुआ है, पुलिस को भी अंडर प्रेशर किया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को भी अंडर प्रेशर किया हुआ है। तो ये जो सारे मामलात हैं, इनका जो जवाब है वो तो एक पॉलिटिकल हिकमत अमली में है ना जी। तो वो अच्छा, फैसल चौधरी साहब, जैसे आपने एक राय रखी कि अपोजिशन को मजबूत होना चाहिए हुकूमत के खिलाफ, फवाद चौधरी साहब ने आज ही के दिन एक सजेशन ये दी है कि ये जो 4 बड़ी जमातें हैं इनको बैठा के इनके दरमियान कंसेंसस करवाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है, इन चारों को बैठा के वफाक को मजबूत करें। ये चारों की चारों वफाक की मजबूती की बात करती हैं, ये फवाद चौधरी साहब ने आज कहा है। उन्होंने कहा जी ये अगर मजबूत होंगी, इनको अगर अंदरूनी तौर पे ना तोड़ा जाए, ये सभी को तोड़ने की कोशिश की गई है, इनको अंदरूनी तौर पे ना तोड़ा जाए तो हम बैनुल अक़वामी सतह पे कोई मुस्बत पैगाम दे सकते हैं। इस राय से आप मुत्तफ़िक हैं? देखिए, ये एक पॉलिटिकल ओपिनियन है, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो है कौन बिठाएगा। क्योंकि जो सारी पार्टीज हैं, जेयूआई और पीटीआई ने तो अपने जो शिद्दत है मामलात पे बड़ी कम की है। वो पहले बहुत ज्यादा एक खिलाफ तंदुरुस्त बयानात होते थे, वो बयानात को फिर अब ये है कि चले खाना खा लेते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो मिल बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन ये जो चीज है कि बाकी जो अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी को वो रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि उनकी जो हुकूमत को गिराने में भी और उनके खिलाफ या उनकी फैमिली खासकर बुशरा बीबी के खिलाफ जो मामलात हैं वो सारे इनके थ्रू ही हुए हैं, ये दोनों पार्टियों के। और हमारा जो वर्कर है वो इस चीज को जो है कैसे करेगा। लिहाजा ये एक वैसे पॉलिटिकली तो इट साउंड गुड इफेक्ट जरूर है, लेकिन अमली तौर पे इसके ऊपर अमल दरामद कराना काफी मुश्किल है। और उसके लिए पहले जो है अपोजिशन अलायंस, मुतहदा अपोजिशन अलायंस एक ग्रेटर नेशनल एजेंडा के ऊपर बने, उसके बाद जो है बाकी बातें। अगर फॉर एग्जांपल मुझे आप कहें तो मैं ये कहूंगा कि ठीक है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ जाना चाहिए, बशर्ते कि वो आपका मैंडेट तस्लीम करते हुए हुकूमतें छोड़ें। सिर्फ ये बात कहें कि वो ठीक है, वो अब हुकूमत में भी रहे, इमरान खान साहब जेल में भी रहे, बुशरा बीबी जेल में रहे, और हम उनके साथ बैठ जाए तो हमारा जो वर्कर है वो तो शायद इस चीज को हजम नहीं कर पाएगा, तस्लीम नहीं करेगा। तो इस चीज को भी जहन में रखना होगा। ये एक तजवीज साउंड गुड इफेक्ट जरूर है, लेकिन इसकी अमली तौर पे इसको पूरा करना शायद नामुमकिन ही है। ये तो बताइएगा कि सुनने में आया है कि अब भी बैकडोर राब्ते जारी हैं। अच्छा, अगर बैकडोर राब्ते जारी हैं तो दूसरी तरफ परवेज खटक साहब को केपीके में ऐसी वजारत का मशीर बनाना जिसका बिल्कुल वाज़ेह तौर पे जिसपे नजर आता है कि अली अमीन गंडापुर को टफ टाइम देना है। देखिए राना साहब, ये बैकडोर चैनल वाली बात जो है ना, ये इमरान खान साहब ने तो मुझे बिल्कुल बताई है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने गौर खान से भी पूछा कि आपकी कोई मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी एक ही मुलाकात हुई, तो उसके बाद नहीं हुई। अब कुछ लोग हैं पीटीआई के जो कि टीवी पे बैठ के ये कहते हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात हो रही है। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जो आप अलायंस बनाना चाह रहे हैं, अब अपोजिशन की जमातें पहले देखें, वो एक सियासी हरीफ है आपके, और जब आपने उनके साथ इत्तेहाद बनाना है तो बड़ा सेंसिटिव, बड़ा ही एक मुतदिल अंदाज से चलना है। आप जब ये कह रहे हैं कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात हो रही है, तो एस्टेब्लिशमेंट तो उनको एंगेज करने को तैयार है हर वक्त, तो वो आपके ऊपर ज्यादा शाकी होते हैं, स्केप्टिकल हो जाते हैं। तो आप ये बात अगर पीटीआई की अपनी सियासी लोग करेंगे तो ये तो फिर बात हालांकि और अमली तौर पर ऐसी बात है नहीं,
यानी जैसे आपने ये कहा परवेज खट्टर साहब को लाने का मकसद सिर्फ पीटीआई को नुकसान देना केपी में, उसको जोड़ तोड़ करना है, उसमें जो भी आपने करना है। अली अमीन ने पीटीआई को जो है वो टारगेट करना है, अली अमीन भी ज़ाहिर है उसका हिस्सा है। तो ये जो मामलात हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की तो जरूरत नहीं है। एक चीज़ तो बुनियादी सियासी बातें हैं कि एक आपने जो आपको बैकडोर चैनल के जो आए थे वो हमने रख दिया। इमरान खान साहब ने मुझे ये बताया था कि एक दफा अटक में उनको लंदन में बाहर भेजने की ऑफर की थी कि आप खामोशी से चले जाएं तो हम आपको भेज देते हैं। दूसरा बनीगाला शिफ्ट करने की अली अमीन ने ये तजवीज रखी थी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन अप्रूवल वहां से हुई थी। तो ये बात इमरान खान साहब से की गई थी, जो उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे कारकुनान और मेरे जो रहनुमा है वो कह रहे हैं तो मैं यहीं से जेल से जो है वो निकलना चाहूंगा अदालत में मुकदमात का सामना करके। आप अपना दबाव जो है, जो इलीगल आपने दबाव रखा हुआ है, उसको हटाएं ताकि हमें आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट किया जा सके। अच्छा फैसल साहब, एक चीज़ और बताइए, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हालात कोई साजगार होंगे पीटीआई के लिए, या फिर आपको लगता है कि दबाव मज़ीद बढ़ेगा? ये ऑन अब्बास बप्पी साहब पे जो केस हुआ है वो मुकदमा, उसकी तफसील तो आपने पढ़ी होगी, उससे मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या अखज़ करता है? नहीं, ये ऑन की भी गिरफ्तारी हुई है, जो एफआईए के नोटिस आए हैं वो भी तो एक मैसेज है ना कि पहले भी रुक गया था, फिर ये एक एफआईए ने आज वो जेटी बना के तो वो एक स्टार्ट कर दी है और तमाम के जो टॉप लीडर्स हैं उनको उन्होंने बुलाया है। तो ये जो सिलसिला है इससे तो नजर ये आता है कि नरमी की गुंजाइश नहीं है, वरना ये चीजें जो है बजाय इसके कि रिजॉल्व करते हैं और इनमें से कोई सीपीएम होता है जैसे लाहौर में कुछ इजाज चौधरी साहब की प्रोटेक्शन ऑर्डर पे अमल दरामद हो जाता, तो ये बातें नहीं हुई है। उसके बरअक्स आपने देखा कि भाई ये इंक्वायरी शुरू हो गई है और ये जैसे आपने ऑन का कहा है कि एक फजूल से केस में परलू सा केस है उसमें उसको अरेस्ट किया है। तो ये सारी चीजें तो ये नजर आती है ना कि गवर्नमेंट का मूड क्या है। उनका मूड जो है वो ज़ाहिर गुफ्तगू शहीद का तो नहीं लगता, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बैकडोर चैनल्स की ये जो बात हो रही है ये ऐसी फ्रिवलस बात है, इसमें कोई डेप्थ नहीं। लेकिन आपने एक दफा कहा था हमारे ही प्रोग्राम में कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये भी किसी मुज़ाकरात के नतीजे में हो रहे हैं। उस वक्त सूरत हाल क्या चेंज थी? उस वक्त देखिए अली अमीन गंडापुर के साथ एस्टैब्लिशमेंट, जो उन्होंने बाद में बताया भी आपको, वो एस्टैब्लिशमेंट के रास्ते हुए थे और वो बातचीत स्टार्ट हुई थी और उसमें जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स के दौरान कुछ मामलात हुए और उसके बाद फिर गौर खान भी आपको पता है वो इमरान खान साहब ने गौर साहब ने कहा कि आप इसको वेलकम कीजिए जेल के अंदर, तो उन्होंने वो फिर बात भी की थी। तो वो उस वक्त सर वो बिल्कुल मुज़ाकरात बिहाइंड द क्लोज डोर हुए थे। अच्छा फैसल चौधरी साहब, वो मामलात आगे अगर नहीं बढ़ सके तो क्या मुस्तकबिल करीब में आगे बढ़ने की कोई उम्मीद है, या फिर आप समझते हैं कि आप लोग अपोजिशन इत्तेहाद के ऐसे रास्ते पर निकल चुके हैं कि जिससे वो ऑप्शन आप बंद कर चुके हैं? देखिए सर बात यह है कि ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद आप देखिए ना, असद कैसर के घर खाना हुआ तो प्राइम मिनिस्टर मौलाना साहब के पास चले गए और मौलाना साहब ने सबको एतमाद में लिया कि वो मेरे पास आ रहे हैं और उन्होंने उनको कहा कि आप सिर्फ हमारी जो मीटिंग है गुफ्तगू शनीद को स्पॉइल करने आ रहे हैं, उसके अलावा आपका कोई एजेंडा नहीं है। तो ये उसके बाद जब कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से रोका गया शाहिद खाकान अब्बासी की, वो भी आपके सामने है। इशू ये है कि अपोजिशन के इत्तेहाद से घबराहट तो होती है, लेकिन आपको मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि आपको अगर किसी से बातचीत करनी है तो सर लोकल प्रेशर होगा तो वो बात करेंगे ना। तो सर ये तो बताइएगा, आप खान साहब के केसों को आपने बड़ा गहरा देखा है, इमरान खान साहब पर कोई एक ऐसा केस है कि जिसके मुताबिक आप ये कह सकें कि ये केस जेन्युइन? एक भी नहीं है, एक भी केस जेन्युइन नहीं है, सारे मेरिटलेस केस, सब सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं, बुशरा बीबी के खिलाफ भी और खान साहब के खिलाफ। लेकिन मसला यह है कि यहाँ पे कानून और आइन के मुताबिक बनाने से फैसले नहीं ना हो रहे। जो साहब अगर ये केस किसी ऐसी अदालत पे लग जाते हैं जहाँ पे मेरिट पे फैसला होना हो तो क्या नजर आता है?
अल्लाह करे पाकिस्तान में वो अदालत कायम हो जाए जहाँ पे मेरिट पे फैसले हो जाए, फिर तो एक हफ्ते की बात है। सही। देखिए हम तो उम्मीद रख के बैठे हैं ना। नहीं, अल्लाह देखिए, उम्मीद तो मायूसी तो गुनाह है हमारे, और इमरान खान तो कभी मायूस होते नहीं है, वो तो ना घबराते हैं ना घबराने देते हैं। तो मैंने लेकिन देखे ना, क्योंकि मैं वकील हूँ, सुप्रीम में एक्सपीरियंस वकील हूँ सर, 20-22 साल हो गए धक्के खाते हुए, तो जानते हैं कि ये कारोबार जो है रियासत का कैसे चलता है और कौन चलाता है और किस तरह कैसे चलता है। तो ये चीजें थोड़ी सी हमें समझ बूझ दूसरों से ज्यादा है, क्योंकि धक्के ज्यादा खाए हुए हैं, और तो कोई बात नहीं। बाकी जो नए लड़के हैं वो ज्यादा हैं, मेहनती भी हैं। तो गुजारिश ये है कि ये अभी जो 26वीं तरमीम है, इसको हम कहते हैं, अमेरिकन टर्म है कोर्ट पैकिंग, यानी अपनी मर्जी के जजेस लगवा के या अपनी मर्जी की जो जुडिशरी क्रिएट करके। अभी जुडिशरी तो सर एक सबॉर्डिनेट इदारा हो गया ना राणा साहब, जिस तरह से महकमा नार हो गया या महकमा सेहत हो गया या कोई और महकमा, जिसमें आप जो उस मर्जी को जहाँ से मर्जी उठा लाएं और ट्रांसफर पोस्टिंग कर दें, मर्जी के बेंच बना दें। तो फिर इतनी ज्यादा जो अदलिया का एक टिम्ब है स्टेट में, वो तो एग्जेक्टिव के मातहत हो गया है। इस वक्त इंडिपेंडेंट अदलिया जो है वो तो नहीं है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो तो रोड हो चुकी है। उसमें तो जो आजाद मर्ज जज हैं उनके साथ आप देख लें क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है, बाकी जगहों पे क्या क्या हो रहा है। तो ये तो आपके सामने है सारी चीजें सर। अच्छा फैसल साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी मौजूदा मंजरनामे में शेर अफजल खान मरवत जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, वो कुछ शख्सियात के बारे में कर रहे हैं, मजमूई तौर पे नहीं कर रहे हैं। वो लगता है कि कोई ज़ाती अनाद है या लगता है कि कोई वाकई बड़ी चोट है। वो मजमूई तौर पे अगर कुछ लोगों पे बात नहीं कर रहे और किसी मखसूस तबके के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि कुछ लोग जाके बाकायदा तौर पे खान साहब को फीड करते हैं और फिर खान साहब के मुंह से निकलवाते हैं, तो वो जिस तरफ कोई इशारा करते हैं आप इसकी तईद करते हैं, तरदीद करते हैं? देखिए, शेर अफजल मरवत खान का जो केस है ना, शेर अफजल मरवत साहब मुझे उस दिन अदालत में, वो भी वकील हैं, तो मैं निकल रहा था तो वो मुझे बाहर लॉबी में मिले। तो मैंने उनसे गुजारिश ये की कि देखिए, पार्टीज में आपको 5 दफा इमरान खान साहब ने खुद भी कहा था, वो जब वकील भी थे, हमारे देखो के पुराने दोस्त हैं, हम तो जानते हैं, इकट्ठे प्रैक्टिस भी करते रहे हैं। वो ना अपनी क्या कहते हैं, जो अपनी मर्जी के बंदे हैं, अपनी मंशा मर्जी के मुताबिक जो दिल में है वो कह देते हैं। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि देखिए, आप चाहे आपको इमरान खान साहब की ये बात तो उनकी दुरुस्त है कि वहाँ पे फीडिंग, क्योंकि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, जिनकी एक्सेस है, उनका जिनका पॉलिटिकल एजेंडा होता है, वो अपने मुखालफिन को जो है हमेशा अंडरमाइन करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा पार्टी में होता रहता है। ये कोई ऐसी भी नहीं है कि कोई शेर अफजल खान साहब के साथ पहली दफा हुआ है, ये पहले भी बात हो। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि देखिए, आप बड़े दबंग आदमी, आपकी बड़ी आवाज है, आप इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काम करें ना। तो पार्टियों में आना जाना लगा रहता है, ये तो पार्टी जो है, ये तो हमारी जो पीटीआई है, इसमें तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। सो ये रिलैक्स किया करें। आप क्या समझते हैं कि वो दबंग आदमी है इसलिए बोल जाते हैं, जो दिल में आता है वो बोल जाते हैं, या वो किसी मखसूस एजेंडे पे? नहीं, वो मेरा ख्याल, देखिए, एजेंडे वाली बात तो सर, नीयतों का हाल तो अल्लाह जानता है। मैं तो इस बात पे नहीं हूँ किसी के ऊपर बात करने वाला। बातचीत वो पहले भी कर लेते थे, जजों के साथ लड़ाई वो हमने करते देखा है उनको, वो पहले भी करते रहते थे। लेकिन ये है ना कि जब खान साहब की बात होती है, तो खान साहब की जो ज़ात है, मैंने उनको कहा कि आप तो वेलकम तभी हो सकते हैं ना जब खान साहब आपको वेलकम करेंगे। यार, हम उनको किताबें हैं, पार्टी भी उनकी है, हमें भी जो पहचान है वो खान साहब ने दी है। तो अब उस पर आप मैं या अमेरिका, आपकी सारी उठान भी पीटीआई से बनी, पीटीआई आपकी पहचान है और खान साहब भी ने आपको पहचान दी। तो आप इस बात पे भी तो आसानमंद रहे ना, कोई मतलब गुस्सा ना किया करें। लेकिन पार्टियों में मेरा जो जाती ख्याल है ना, वो हर किस्म के बंदे होते हैं, तो बर्दाश्त करनी चाहिए। ये कोई रेजिमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना, ये नहीं हो सकती। यानी स्ट्रिक्ट फौजी डिसिप्लिन नहीं हो सकता पार्टियों में कि आपने ये कहना है और आपने ये नहीं कहना, और ये इस तरह से कभी भी नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज में सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। लेकिन क्योंकि खान साहब का फैसला है, अब शेर अफजल खान साहब रिवर्स करेंगे तो हम भी वेलकम करेंगे। जब तक वो वेलकम नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए भी, हमारा तो वही आवाज है जो खान की आवाज है। ठीक,
यानी पार्टी के अंदर बोलने वाले लोग तो हैं और जो गाइडलाइन खान साहब की तरफ से है उसी के ऊपर मिन्नुआन अमल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे में जहाँ पे विफाकी काबीना में नए अराकीन को वजारतों के कलमदान सौंपे गए हैं, बड़े बड़े नाम बीच में शामिल किए गए हैं। कुछ वो जिनकी नशिस्तें माकूल थीं, कुछ वो जिनकी नशिस्तें ही नहीं थीं, कुछ वो जिनको माजी करीब में नज़रअंदाज किया गया अब वो मंजूर नज़र हो गए और उन्हें शामिल हाल कर लिया गया। बहुत सारे वो लोग जिनके पास कलमदान ज़्यादा थे उनके कलमदान कम किए गए हैं। वजारतों को बढ़ाने की तगोदो है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया था कि अपने जो ख़र्चे हैं उनको महदूद किया जाएगा, उनको कम किया जाएगा। तो ये एक मंजरनामा, तो इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या वफाकी हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात जो किसी मसलहत या मंतिक के तहत वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनी थी, तो अब उसकी इतनी इन्हेंसमेंट के ऊपर वो क्या राय रखती है कि वो फैसला माकूल था या उस फैसले में तब्दीली कर लेनी चाहिए थी। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब ने। चंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चंद साहब, एक वक्त था कि आपने ग्रेस मार्क्स दिखाते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहा कि यार तुम ही ले लो हुकूमत, हमको क्या लेके करनी है, तुम लो चलाओ। एक जमात अगर हुकूमत चलाएगी तो हो सकता है वो ज़्यादा बेहतर चले, लेकिन अब उन्होंने तो वो इत्तेहादी उठाए हैं जो माजी में सोचे भी नहीं जा सकते थे कि इत्तेहादी हैं। एक नशिस्त वाले को भी एडजस्ट कर लिया है। तो पूछना ये है कि सर पीपल्स पार्टी को अब आराम है? पीपल्स पार्टी कोई वजारतों की भूखी तो नहीं है ना जी। पीपल्स पार्टी ने तो अपनी मर्जी से फैसला किया है कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसलिए आप अगर ये कहते हैं कि आराम है या बेआरामी है तो ये नहीं आपके बनता सवाल तो ये है कि क्या इस वक्त मौजूदा मुल्क जो क्राइसिस में है, इकोनॉमिक क्राइसिस में, इसमें बिना किस किस्म की होनी चाहिए। और यकीनन प्राइम मिनिस्टर का एक राइट है जिसको मर्जी वजीर बनाए जिसको ना बनाए, लेकिन मेरे ख्याल में डिलीवर करने वाले वो उधर ही होने चाहिए और काबीना ऐसी होनी चाहिए ताकि आप, क्योंकि अवाम आप बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं कि वो प्रोफेशनल लोग हैं या मसलत पसंद लोग हैं या समझौता एक्सप्रेस वाले हैं, तो मेरे ख्याल में ये उनका हक है। इस पे ज्यादा तनकीद नहीं बनती हमारी एज ए पॉलिटिकल वर्कर, क्योंकि ये एक रवायती किस्म का एक फैसला है और हर प्राइम मिनिस्टर का एक राइट होता है अपनी काबीना। लेकिन देखना यह है कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट डिलीवर क्या करती है, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में फिर देखा जाएगा कि क्या फैसला होता है। अच्छा जन साहब, आपने बात दुरुस्त की। उनका इख्तियार है, जिसको चाहे वजीर बनाएं, जिसको चाहे मशीर बनाएं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इतनी वजारतें, ये सारा कुछ होने के बाद अब मुल्क के अंदर सुख की बांसुरी बजना शुरू हो जाएगी? देखिए जी, जो है ना, आपकी और मेरी ख्वाहिश तो है कि मुल्क के अंदर सुख की बांसुरी बजे और लोग भी सुकून का सांस लें और जिस तरह अंग्रेजी इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, अवाम के अंदर भी वो इंडिकेटर का कोई असर हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो इस्लामाबाद या लाहौर में बैठ के इंडिकेटर बताए जाते हैं, अवाम में उसका असर नहीं है। अवाम तो यकीनन महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बेरोजगारी की एक ऐसी लहर है कि आप लोग मरने के लिए कश्तियों में तैयार हैं लीबिया में जाके और इस मुल्क से निकलने की कोशिश करते हैं बेरोजगारी की वजह से। तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में इतनी बड़ी काबीना, अब हुकूमत को जस्टिफाई करने पड़ेगा कि हम इतनी बड़ी काबीना से डिलीवर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनको डिलीवर करना चाहिए। अच्छा नदीम अफजल चंद साहब, पिछले दिनों आपने गिला किया कि ना जरदारी साहब का इस्तेकबाल किया जाता है, ना गवर्नर साहब को किसी शो पे बुलाया जाता है, हालांकि बड़ा आईनी होता है। आप भी बोलते हैं, हसन मुर्तज़ा साहब भी बोलते हैं, कादिर मंदोखेल साहब उधर से बोलते हैं, बेशुमार लोग आपके बोलते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, वो चाहे इलेक्शन के ऊपर हो, बैड गवर्नेंस के ऊपर हो, कारकर्दगी के ऊपर हो या वो एडवर्टीज़मेंट के ऊपर हो। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई जवाबी वार नहीं कर रही, खामोश दिखाई देती है। एक तो ये कि वो किसी दूसरे को समझे ही ना कि इसको क्या जवाब देना, या फिर एक ये है कि अब इसका क्या जवाब दिया जा सकता है। नहीं देखें, ठीक है वो बड़े लीडर हैं क्योंकि उनका पावा बड़ा है इस वक्त,
इसलिए वो बड़े लीडर हैं। अवाम के हिसाब से तो बड़े नहीं हैं। तो जवाब, हम छोटे लोग हैं, वर्कर लोग हैं, उन्होंने क्या जवाब देना। लेकिन इत्तेहादी होने की हैसियत से हमारी पार्टी की तो यही पॉलिसी है कि हम बिल्कुल तनकीद भी नहीं करेंगे सिवाय अवामी इशूज के। बाकी हमने कोई जाती तनकीद बिल्कुल किसी पर नहीं करनी। लेकिन वो एक सवाल इस पर कि हम इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी, मैंने कहा जी इत्तेहादी क्या हो, हम समझौता वाले हैं, इत्तेहादी वाले तो नहीं है। इत्तेहादी तो देखे ना, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ और शहीद बीबी की जो लड़ाई शुरू हुई थी, उस वक्त भी मियां साहब ने प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल करना छोड़ा था। और आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं तो मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर को जाना चाहिए उनको उसका इस्तकबाल करने के। उसकी इत्तेहादी भी हैं और एक पार्टी के सरबराह भी हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। और दूसरा हार्स एंड कैटल शो 15 दिन होता है, तो 15 दिन में कभी गवर्नर को मेहमान खसूसी बुला लेना या कभी स्पीकर को बुला लेना या ऐसे ऐसे ये करना, मेरा ख्याल है ये एक रवायत हो रही है हार्स एंड कैटल शो की। और मैं तो उस रवायत की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो कहते हैं कि रवायती तो हमारा इवेंट था जो बंद हुआ था, एक अच्छी बात है, उन्होंने हार्स एंड कैटल शो शुरू किया, ये एक खुशाइंद बात है। लेकिन हार्स एंड कैटल शो के अंदर भी थोड़ी सी रवादारी और जमहूरियत होनी चाहिए। सही। आपने कहा था जंग साहब के अवाम जो है वो अंदर से किसी वक्त भी फट सकती है, अवाम इस कदर ज्यादा तंग है, तो आपको लगता है कि अवाम के फटने का वक्त हुआ चाहता है? देखिए जी, अभी वक्त इसलिए नहीं हुआ चाहता कि एक अपोजिशन की पार्टी है जो PTI है, वो बड़ी इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रही है। उसके लोग आपस में लड़े हुए हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल डायलॉग नहीं कर रहा है, पॉलिटिकल बातचीत बंदे से नहीं कर रहा है, ना पार्टियों के साथ डायलॉग कर रहे हैं। तो वो जरा मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट को सहारा दे रहे हैं। उनका रवैया जो है, उनका तरीकाकार जो है, वो तो गवर्नमेंट को सहारा देने वाला है। और अपोजिशन जब सहारा देती है तो आवाम को जरा बाहर निकल के तनकीद करते हैं, थोड़ा सा आवाम एग्जॉस्ट हो जाती है और उसका फायदा होता है हुकूमत वक्त को और सिस्टम को, क्योंकि लोग गालियां खा लेते हैं, अपोजिशन वाले भी खा लेते हैं। लेकिन अगर अपोजिशन मैच्योरिटी का मुजाहरा करे और प्रॉपर डायलॉग करे सिस्टम के साथ, पॉलिटिकल जमातों के साथ, तो फिर यकीनन ये हुकूमत के लिए टफ टाइम होगा। अच्छा नदीम अफजल चंद साहब, एक तरफ अपोजिशन इत्तेहाद है, आपको ग्रीवियंसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद आप हुकूमत के साथ स्टेक हैं। अगर अपोजिशन इत्तेहाद में से राबिता किया जाता है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कि छोड़ दें हुकूमत को, हुकूमत का भार अपने कंधों पे क्यों लेते हैं, तो क्या मुस्बत तरीके से जवाब दिया जाएगा या फिर बात सुनने की हद तक रखा जाएगा, ये साफ इनकार होगा? देखिए जी, मौलाना साहब के और बिलावल साहब के और जरदारी साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ये माजी में भी ये साबित हुआ है कि वो हमेशा हुकूमत से सिस्टम चलाने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए उन्होंने कई दफा एक दूसरे का साथ दिया है। तो इसलिए मौलाना साहब जो पीपल्स पार्टी के साथ बात करेंगे तो मेरे ख्याल है उनको अहमियत दी जाएगी। अब ये नहीं पता कि उस अहमियत के नतीजे में रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनकी बात को अहमियत दी जाएगी। राणा साहब ने टॉक शो में कहा है कि परवेज खट्टर को वजीर बनाना हमारी जमात का मामला नहीं था, ना हमने बनाया। ये राणा सनाउल्लाह साहब की बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है वो बेबस है या कुछ और मामला है? हेलो, मैं आपका सवाल नहीं समझा जी। वह राणा साहब कह रहे हैं, साहब ने कहा है कि परवेज खट्टर को हमने वजीर नहीं बनाया, तो फिर किसने बनाया? राणा साहब मतलब में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो वो ठीक कहते हैं कि जिन्होंने हुकूमत बनाई है उन्होंने वजीर बनाया। राणा साहब खुद यही बता रहे हैं। नहीं तो चंद साहब, ये सेटअप कितनी देर तक आपको चलता हुआ दिखाई देता है?
सर जब तक चलाने वाले कोशिश करेंगे चलाने की उस वक्त तक चलता रहेगा, और जब तक अपोजिशन इमेच्योरिटी का मुजाहरा करेगी उस वक्त भी चलता रहेगा। तो फिर जब चंद साहब पता है ये चलते ही रहना है, जब तक चलाने वाले चलाएंगे, तो फिर ये गिले शिकवे करने की जरूरत क्या है? नहीं, हमारा गिला शिकवा, हम कोई ब्लैकमेल नहीं करते, हम ना वजारतें चाहते हैं, ना हम कोई गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। हमारी कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, हमारे को ऐसे काम नहीं है जो हमने कोई ट्रांसफर पोस्ट के नहीं करवानी, कोई ओहदे नहीं लेने। हम तो ये चाहते हैं कि डिलीवर करें, इत्तेहादी जमातों के साथ पॉलिटिकल डायलॉग करें, अपने लोगों को साथ लेके चलें पॉलिसीज के अंदर, ताकि जो पॉलिसी आप बनाते हैं उस पॉलिसीज में पता चले कि इनपुट शामिल है, पॉलिटिकल इनपुट शामिल है, एक डेमोक्रेटिक तरीके के साथ चले। अब ये अंदाज आमराना ना हो, जमहूरी अंदाज हो चलाने का। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है, जो घुटन का जो माहौल है, जो सफोकेशन है, जो मीडिया के ऊपर सख्तियां हैं, जो लोगों के ऊपर सख्तियां हैं, ये खत्म होनी चाहिए। अच्छे तरीके से हुकूमत चलाएं। बेशक हम चाहते हैं कि ये 5 साल पूरे करें, हमारी नेक तमन्नाएं हैं इस सिस्टम के साथ। इस जैसा कैसा भी इलेक्शन हुआ है, लेकिन कौम का अरबों रुपया लगा है, कौम की कोई उम्मीदें हैं, तो उन उम्मीदों पे पानी ना फेरे ना। तो जज साहब, आपको क्या नजर, वैसे आप एक सियासी वर्कर की हैसियत से, छोड़ दें कि आप पीपल्स पार्टी के एक दुमादार हैं, वैसे एक सियासी वर्कर, आप सियासी वर्कर, उसकी हैसियत से आप क्या देख रहे हैं कि हुकूमत सरवाइव कर पाएगी? ये डिपेंड करता है जी पीटीआई के रवैये पर। ये पीटीआई का रवैया अगर दूसरी सियासी जमातों से इसी तरह का रहा, जिस तरह का है, तो फिर ये हुकूमत सरवाइव कर जाएगी। अगर पीटीआई का रवैया जमहूरी हो गया दूसरी जमातों के साथ और पॉलिटिकल डायलॉग पे करना उन्होंने शुरू कर दिए, तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएगी। वो पॉलिटिकल डायलॉग, उनमें आप किस किस्म की लचक की डिमांड कर रहे हैं? देखिए, आप समझते हैं जी कि क्राइसिस के अंदर डायलॉग कैसे होते हैं, और जब आपने एक बड़ा मकसद हासिल करना हो तो छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो नहीं, छोटी कुर्बानियों से मुराद क्या चंद साहब? अभी तक के जो कुछ एपिसोड चले उनमें कुर्बानियां नहीं दिखाई दे रही हैं आपको? देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है, इलेक्शन रिफॉर्म्स है, और बहुत सारे मामले हैं जिन पे बैठ के मैं समझता हूँ पॉलिटिकल जमातों की आपस में मुशावरत होनी चाहिए और फ्रूटफुल होनी चाहिए। और ऐसी चीजें कुछ करेंगे तो फिर उसका फ्यूचर में इलेक्शन भी फेयर होने की उम्मीद है, और जो पुरानी इलेक्शन की अंदर जो कुछ हुआ है उसका भी कुछ मामलात में इंक्वायरी फेयर होने की उम्मीद पैदा हो जाएगी अगर ये मैच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे। ठीक। तो ये जो आपने देखा है कि आजकल पीटीआई बहुत से इत्तेहादियों, बहुत से लोगों के साथ मिल भी रही हैं, वो लोग जिनके साथ माजी में कभी नहीं इनका गुजारा होता था, मिलना क्या बोलना नहीं होता था, अब उनके साथ भी अपने तल्लुकात बढ़ा रहे हैं और एक ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं। तो क्या आप इसको तब्दीली नहीं देखते? ये बहुत अच्छी बात है जी, बड़ी खुशाइंद बात है ये तो अच्छी सियासत में ऐसा माहौल होना चाहिए कि आप एक दूसरे से डायलॉग करें, आपके कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, सियासी मुखालफत होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको तो हम एज ए पॉलिटिकल वर्कर हम अप्रिशिएट करते हैं कि सब जमातों के साथ उनका राब्ता होना चाहिए। लेकिन सर, अगर अच्छा देखा जाए इस वक्त मौजूदा सेटअप के हवाले से आप लोगों ने बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया, आवाज़ भी उठाई बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, लेकिन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन ना होने की वजूहात क्या हैं? सुनने में आता है हुकूमत अदालत में चली जाएगी, अदालत के अंदर केस होंगे, लटका लोकल बॉडीज इलेक्शन होने की ना वजूहात ये है कि एक तो लाहौर जो है वो अपने इख्तियार छोटे जिलों को नहीं देना चाहता, ना फंड छोटे जिलों को देना चाहते हैं, अपनी मर्जी से ब्यूरोक्रेसी के जरिए फंड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जहाँ मर्जी इस्तेमाल हो, मतलब छोटी छोटी कंपनियां बना के अरबों रुपया जिलों का, छोटी तहसीलों का, जो उन तहसीलों में लगना चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन इसलिए नहीं करवाते कि ब्यूरोक्रेसी और ताकतवर लोग अपना इख्तियार नीचे आवाम को नहीं देना चाहते। अगर लाएंगे भी तो कोई लूला लगड़ा ऐसा सिस्टम ज़ियाउल हक की तरह का लाएंगे जिसका कोई फायदा भी नहीं होगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में एक ही दफा इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया है और वो मुशर्रफ दौर में आया है, और उस पे अमल दरामद, उसके से मिलता जुलता निज़ाम आना चाहिए।
और बिल्कुल अगर ऐसा निज़ाम आएगा तो जिलों में नीचे लेवल पे डिलीवरेंस होगी। राना साहब एक आखिरी सवाल कर सकते हैं? जी, मैं अगर ये बल्दियाती इंतखाबात की हम बात कर रहे हैं, अगर बल्दियाती इंतखाबात हुकूमत नहीं करवाती तो क्या पीपल्स पार्टी बतौर एक इत्तेहादी, बेशक आपने वजारतें नहीं ली, लेकिन आपका प्रेशर जो है वो इनकी हुकूमत को खत्म कर सकता है, तो क्या पीपल्स पार्टी अपना प्रेशर इस पर डालेगी? देखिए जी, हमारा ये तो सी फैसला करेगी, ये पार्टी फैसला करेगी, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर इस मामला पे जो हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हुए थे, जो चीजें थी उस पे बड़ा तशवीश पाई जाती है कि हुकूमत उस पर अमल नहीं कर रही, और ये वो तशवीश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और पार्टी की क़यादत को भी रोजाना की बुनियाद पे चीजें भेजी जा रही हैं तंजीमों की तरफ से, आपकी पार्टी की जितनी पार्टीज हैं उसकी तरफ से। तो अब सी जल्दी आएगी, उसमें फिर डिस्कशन होगी तो कुछ बेहतर फैसला होगा। अच्छा चंद साहब, मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल ये कि अभी सुनने में ये आ रहा है कि पंजाब की जो काबीना है उसमें भी तौसी की बातें चल रही हैं, तो क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है उसकी शमूलियत होगी या फिर ये अपनी एडजस्ट कर लें तो बड़ी बात? सर, अभी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता कि पंजाब में क्या पोजीशन लेनी है। हमने कोई सच्ची बात है, कोई ऐसा अभी डिस्कशन नहीं हुई। अब ये पार्टी के अंदर कोई डिस्कशन होगी तो फिर ही मैं को राय दे सकता हूँ। यानी पार्टी के अंदर अगर इस पे कोई बहस मुबाहिसा हो और इसके ऊपर कोई गुफ्तगू हो तभी इस पे कोई राय दी जा सकती है, लेकिन पार्टी की सतह पे अभी इस पे कोई बात नहीं हुई। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब। ठीक, बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।